नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल गुलाटी और देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा शो न्यूज पंच, जहां हम कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाते हैं खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर की होती है पूरी पड़ताल, तथ्य और सत्य के साथ। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो बात करेंगे कैसे युवा उम्मीदवार करेंगे बिहार की राजनीति का बेड़ा पार। करेंगे चर्चा किस तरह इस बार तरजीह दी गई है युवा उम्मीदवारों को इस बार के चुनावी दंगल में। वहीं किस तरह डीआरडीओ ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, जहां 32 फीट की ऊंचाई पर डीआरडीओ ने, जब हम ऑफिशियल कॉम्बैट की बात करते हैं, उसका सफल परीक्षण किया। और फिर आखिर क्यों, जो तीसरी बड़ी खबर यह है कि गिड़गिड़ाया पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को लेकर। इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन बात सबसे पहले करते हैं हम बिहार की राजनीति को लेकर, जहां बिहार विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि सभी जो पार्टियां हैं, महागठबंधन की अगर बात की जाए, हालांकि अभी वहां रसाकशी का दौर है, लेकिन भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की, कांग्रेस ने अपने कुछ प्रत्याशियों पर दांव खेला है। वहीं जेडीयू की बात की जाए तो ये पूरा का पूरा जो चुनावी समर है, इसमें किस तरह से चुनावी गणित के इस चौसर में अलग अलग दांव ये पार्टियां खेल रही हैं, किन उम्मीदवारों पर उम्मीदें कायम है जो कि जनता की कसौटी पर खरे उतरने वाले हैं। तो बिहार का चुनावी रण है जहां युवा प्रत्याशियों पर दांव लगाया गया। युवा क्या बन पाएंगे किंग मेकर, और आज कई ऐसे नाम हैं जो अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में आपसे साझा करेंगे, उनकी जानकारी। बात करते हैं मिथिला के युवा जोश के बारे में। जी हाँ, जैसे कि मैथिली ठाकुर का अगर जिक्र किया जाए, उन्हें भाजपा ने टिकट दिया है और अलीनगर विधानसभा से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। जब हम बात करते हैं मैथिली की, दूसरी सूची में बिहार की इस बेटी का नाम शामिल किया गया। अब कोशिश क्या है कि भाजपा जो युवा वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है मैथिली के जरिए। वहीं YouTube पर करीबन 5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर भी सूरत हाल कुछ ऐसा ही है, करीबन 6.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं मैथिली के। 2009 में चुनाव आयोग ने मिथिला आर्ट को, मधुबनी आर्ट को प्रमोट करने के लिए उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार का जो विकास मॉडल है उससे काफी प्रभावित बताई जाती है मैथिली। तो अब क्या मैथिली विकास के इस मॉडल को चुनावी दंगल में जो जनता है उसके सामने साबित कर पाएंगी, ये देखना होगा। वहीं अगला टिकट जो बीजेपी ने दिया वो भी एक युवा नेता है, उनका नाम सुजीत पासवान है। अब सुजीत से जीत की कितनी उम्मीद है? 31 साल के इस युवा नेता पर दांव खेला है और राजनगर की जो सुरक्षित सीट है उससे टिकट दिया गया और एक बहुत ही पुराने विधायक का टिकट कटा भी है। तो लंबे समय से ये आरएसएस से जुड़े रहे। फिलहाल वर्तमान में मिथिला यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर भी हैं और भाजपा की नई ऊर्जा वाली छवि को मजबूत करने के प्रयास में यह कवायद मानी जा रही है। उनके पिता हीरालाल वर्ष 1989 से 2000 तक पार्टी में सक्रिय रहे। तो ये दो बड़े अच्छे नाम हमने आपको बताया जो युवा हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक भोजपुरी स्टार से जुड़ी हुई, जिन्होंने चुनावी ताल ठोकी है, और वो ब्रिलियंट छात्र से ब्लॉकबस्टर भोजपुरी स्टार रितेश पांडे का अगर जिक्र किया जाए तो जन स्वराज ने इन्हें टिकट दिया है और इनके टिकट पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। करगहर विधानसभा से नामांकन दाखिल करेंगे। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है स्टार के लिहाज से, और सिंगिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग में दबदबा है, पर क्या राजनीति में जिस प्यार की दरकार वो कर रहे हैं उन्हें मिलेगा या नहीं, ये भविष्य बताएगा। और बात करते हैं बिहार की राजनीति के बारे में, तो अगला नाम अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से उन्होंने दांव खेला शिव प्रकाश पर। तो क्या शिव वो समुद्र मंथन कर जहर पी पाएंगे? बछवाड़ा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। अच्छा, और जो तमाम मुद्दे हैं उन पर तीखे सवाल और अपनी राय रखने के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे बेरोजगारी है, पलायन, शिक्षा,
तीन अहम बड़े मुद्दे हैं जब बिहार की राजनीति जिनके इर्द गिर्द घूमती है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव का ताना बाना भी इसी के इर्द गिर्द बुना गया। लेकिन बिछवाड़ा सीट पर बहुत मजेदार होने वाला है। महागठबंधन में बिखराव क्यों है? क्योंकि अवधेश कुमार को सीपीआई ने पहले भी टिकट दिया था, चुनावी मैदान में उतारा, और फिर एक बार आमने सामने हैं कांग्रेस और सीपीआई। महागठबंधन में तो साथी की बात करते हैं ना, इंडी गठबंधन, लेकिन यहां पर रार साफ सामने नजर आ रही है। बात अब करेंगे हम एक अद्वितीय कुमार की। तो क्या आदित्य कुमार नैया पार लगा पाएंगे जेडीयू की, जिस सीट का हम जिक्र कर रहे हैं? तो आदित्य कुमार पर दांव खेला जेडीयू ने, सकरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, इन्होंने जमीनी लेवल पर जो बूथ लेवल को बहुत इंपॉर्टेंस देती है भाजपा, कुछ उसी की तर्ज पर गांव गांव घूमे, लोगों से संपर्क साधा, लोगों से उनके विचार जाने कि आखिरकार आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं, तो लोगों के साथ ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल पर काम करते हुए नजर आए। लेकिन आज बहुत ही रोमांचक होने वाला है बिहार की राजनीति में, क्योंकि यहां होने वाली है योगी आदित्यनाथ की एंट्री। जी हाँ, बिहार चुनाव में योगी की एंट्री से अब भाजपा उम्मीदवारों को कितना दम मिलेगा, क्योंकि वो प्रचार करने वाले हैं दानापुर और सहरसा में चुनावी रैली है। सम्राट चौधरी के नामांकन में भी होंगे शामिल, और सम्राट चौधरी तारापुर से पर्चा भरने वाले हैं। अब ये तमाम खबरों को हम एक माला में पिरोकर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे पहले मधुरेश का रुख करते हैं। मधुरेश, हमने तमाम जो चुनावी पार्टियां हैं जो इस बार चुनावी दंगल में उतर रही हैं, सभी के उम्मीदवार बताए, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर रहा कि सभी पार्टियों ने इस बार युवा चेहरों को तरजीह दी है। क्या मकसद है? देखिए, जिस तरीके से बिहार में एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए कई सारे स्कीम्स लेकर के आए, चाहे स्वरोजगार की बात हो, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, उनकी शिक्षा के लिए बेहतरी करने की बात हो, या फिर आप देखिए जिस तरीके से महिलाओं के को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका के माध्यम से अनेक कार्यक्रम किए गए। जो लड़कियां हैं उनके नौकरी में आरक्षण की कवायद की गई। इसके बाद भी कई सारे रिफॉर्म्स किए गए, कई सारे काम किए गए। तो कहीं ना कहीं जो पूरा चुनावी मुद्दा है इस बार का, वो विकास के साथ में युवाओं पे भी सेंट्रिक है, चाहे उनके रोजगार की बात हो, चाहे उनके शिक्षा की बात हो, चाहे उनके पलायन की बात हो। तो ओवरऑल में जब आप युवाओं की बात कर रहे हैं तो आपको कैंडिडेट भी उसी तरह के उतारने होंगे जो युवाओं से कनेक्टिंग हो। ये युवाओं से कनेक्टिंग कैंडिडेट आपकी जीत की प्रोबेबिलिटी को इनहेंस करते हैं, और ये मतलब एक सिंपल मैथमेटिक्स है। इसीलिए यही कारण है कि ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए की बात कर ले या फिर आप महागठबंधन की बात कर ले, इस बार युवा चेहरों पर उन्होंने दांव लगाया। अब जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें, मात्र 6 कैंडिडेट उन्हें एनडीए में उतारने की इजाजत मिली है। 6 कैंडिडेट में एक दीपा मांझी जो है वो एक सशक्त महिला चेहरा होने के साथ में युवा चेहरा भी है। दीपा मांझी की एक बात मैं आपको बताता हूं, जब इमामगंज नक्सल प्रभावित एरिया था, नीतीश कुमार की सरकार के पहले के वक्त की बात बता रहा हूं, तब दीपा मांझी बुलेट पे सवार होकर के लोगों की मदद करने की जाती थी, और उस समय भी उन्होंने काफी सारी सुर्खियां बटोरी थी। और लगातार जो सोशल रिफॉर्म है उनके द्वारा खास करके जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनमें किया जाता रहता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने कई काम किए। लेकिन मधुरेश, है कि कहीं ना कहीं जो सीटों जो कैंडिडेट है उनके चयन में सिर्फ जो केवल युवा चेहरा होने की बात नहीं देखी गई है, युवा चेहरा होने के साथ में ऐसा कैंडिडेट भी का चुनाव किया गया है, चाहे महागठबंधन ने चुनाव किया हो, चाहे एनडीए ने चुनाव किया हो, ऐसे चेहरे का चुनाव किया गया है जो लोगों से कनेक्टिंग के, जो पहले से लोगों के बीच में, क्योंकि आप मधुरेश, हम यहाँ पर लोगों से संपर्क साधने की बात कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पर तो लोगों के घर घर जाकर पार्टियां करती ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? जैसे हमने मैथिली ठाकुर के बारे में देखा, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उनके इंस्टाग्राम, और हम यूट्यूब की बात करते हैं। रितेश पांडे का अगर जिक्र किया जाए तो काफी पॉपुलर है भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका नाम। ये कितना बड़ा फैक्टर आप इस बार के चुनाव में देखते हैं? देखिए आंचल, पिछले कुछ चुनावों को अगर आप ध्यान से देखें, या पिछले अभी बीते लोकसभा चुनाव को भी अगर आप ध्यान से देखें, तो जो प्रचार का मोड है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, और प्रचार का मोड जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो गया है। और यही कारण है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ज्यादा रील्स निकाल रही हैं,
पॉलिटिकल पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग्स निकाल रही हैं और इसके साथ ही जो अपना प्रचार है वो जितना जमीनी लेवल पे फोकस करती है, एक प्रॉपर आईटी सेल बना करके ये सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करती है। अब जहां तक बात है मैथिली के फॉलोअर्स का फायदा मिलना, तो निश्चित रूप से मैथिली अगर कोई पोस्ट करती है तो उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स तक जाएगा। रितेश पांडे अगर कोई पोस्ट करते हैं उनके लाखों फॉलोअर्स तक जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो है ये पार्टी का जो प्रचार का जो तरीका है उसको कहीं ना कहीं इनहेंस नहीं, सिर्फ इनहेंस नहीं करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा। अगर पहुंच एक व्यक्ति तक एक प्रचार के माध्यम से होती है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम शब्द का इस्तेमाल किया, एनहांसमेंट के साथ एक मल्टीप्लाइंग रिपलिंग इफेक्ट आएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट हम आज बिहार की राजनीति में देख रहे हैं, जब योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री होने वाली, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि आज वो 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। क्या लगता है किस तरह से गेम चेंजर साबित होगा चुनावी रण में? देखिए, आज योगी आदित्यनाथ 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एक तो पहले रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन में जा रहे हैं। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा कैंडिडेट थे और एक कड़ी टक्कर में मीसा भारती से चुनाव वो हार गए थे। उसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है, दानापुर से उनको विधानसभा में टिकट दिया है, तो उनके नॉमिनेशन में जाएंगे। इसके बाद वो सहरसा जा रहे हैं। सहरसा जो है वो भी सीमांचल का एरिया, और सीमांचल में कहीं ना कहीं वो जो घुसपैठिया है उसका वो एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में एक हिंदू सशक्त नेता का बीजेपी वहां पे भेज रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो और बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला सिर्फ जनता जनार्दन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये तो बात की हमने बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, लेकिन आइए अब रुख करते हैं भारत की रक्षा तकनीक के बारे में। और इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से तैयार मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का 32,000 फीट की ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया। यह जंप भारतीय वायुसेना के टेस्ट जंपर्स ने पूरा किया और सिस्टम ने हर स्तर पर अपनी ताकत को साबित किया है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन बेहद कम होता है और तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। इस सफल परीक्षण ने क्या साबित किया? यह साबित किया गया कि भारत अब हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर हो चुका है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आसमान में छाया डीआरडीओ का यह जादू, क्योंकि स्वदेशी पैराशूट की सफल लैंडिंग की गई, जहां 32,000 फीट से लगाई गई छलांग। और ये स्वदेशी तकनीक जो मेड इन इंडिया है, आखिरकार ये इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों है डीआरडीओ के लिए? आइए हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो डीआरडीओ की बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि ये मेड इन इंडिया मिलिट्री पैराशूट है, और मिलिट्री कॉम्बैट, जब हम पैराशूट सिस्टम की सफल टेस्टिंग हुई है, कॉम्बैट यानी जो दुश्मनों से लड़ने में सक्षम हो, और वायुसेना के जवानों ने इसका परीक्षण किया हाई एल्टीट्यूड टेस्ट, यानी बहुत ऊंचाई पर जाकर 32,000 फीट की ऊंचाई से ये छलांग लगाई गई है। और क्योंकि ये मिलिट्री पैराशूट भारत में निर्मित है, इसकी सारी तकनीक भारत में ही इसका निर्माण हुआ। पूरी तरह से भारत में विकसित MCPS डीआरडीओ की 2 लैब्स ने, जो 2 लैब्स हैं, उन्होंने इसे बनाया, इसका निर्माण किया। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम से लैस सबसे ऊंचाई पर तैनात होने वाला ये पैराशूट मेड इन इंडिया। और इस बड़ी कामयाबी पे हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की पीठ थपथपाई, बधाई दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में बड़ी उपलब्धि, और इसी बात को बहुत ज्यादा करीब से प्रधानमंत्री भी इस पर फोकस रखते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोडक्शन लेवल हो जब हम डिफेंस की बात करते हैं। इससे जुड़ा वीडियो पहले आपको दिखाएंगे, फिर चलेंगे विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता के पास। देखते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह से इस लैंडिंग को, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ऊंचाई से इस लैंडिंग को किया गया, और 32,000 फीट की ये ऊंचाई है। और कितना रोमांचक ये पल रहा होगा वायु सैनिकों के लिए, क्योंकि जिस पैराशूट से ये लैंडिंग हुई है, जो छलांग लगाई गई, ये मेक इन इंडिया था। और देखिए उस पर लिखा भी हुआ है डीआरडीओ। और किस तरह से
जब वायु सैनिकों को इस तरह के पैराशूट्स की जरूरत आने वाले दशकों में पड़ेगी, तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम स्वदेशी तरीके से निर्माण करके आगे बढ़ रहे हैं रक्षा उत्पादन में। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर जुड़े हैं। विशाल, डीआरडीओ के इस कमाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और खास तौर पे क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, तो क्या कहने? देखिए अंचल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब मेड इन इंडिया की बात आती है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं इस वक्त यूएन ट्रूप्स कंट्रीब्यूटिंग कंट्री के कॉन्क्लेव में हूँ। आज आखिरी दिन है और यही बात आज विदेश मंत्री ने भी कही कि भारत अपनी जिम्मेदारी को समझता है और भारत एक जिम्मेदार मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, और हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की रक्षा क्षेत्र में, तो ये जो पैराड्रॉपिंग सिस्टम ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे अपने स्वदेशी नाविक सिस्टम पर काम करेगा। नाविक सिस्टम हमारे स्वदेशी सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्रिटिकल सिचुएशन में फॉरेन इंटरफेरेंस बिल्कुल ज़ीरो है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारी फौजों के लिए, और इसको इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट ज़रूर किया है, लेकिन इंडियन आर्मी भी इसका इस्तेमाल करेगी क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाया गया है। हालांकि ऑल्टीट्यूड 25,000 फीट तक है, लेकिन इसको 32,000 फीट पर इसको टेस्ट कर लिया गया है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जहां पर तापमान -40 चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आसमान में ऊपर जाते हैं तापमान गिरने लगता है, लेकिन इसमें हमारा जो ड्रॉप होगा वो कंट्रोल्ड होगा, ड्रॉप स्लो होगा, यानी कि झटके से आप नहीं गिरोगे, और आप उसको नेविगेट भी कर सकते हो क्योंकि सैटेलाइट से ये जुड़ा रहेगा। तो आप ग्राउंड जो हमारी फोर्सेस हैं या आप कमांड सेंटर है उससे आप जुड़े रहेंगे, और वो आपके पूरी लैंडिंग को, आपकी पूरी लोकेशन को वो नेविगेट करते रहेंगे बिना किसी दुश्मन के इंटरफेरेंस के। चल साफ तौर पर इस एल्टीट्यूड पर इसका परीक्षण कितनी बड़ी रक्षा तकनीक में गुणवत्ता को दर्शाता है विशाल, जब हम बात करते हैं अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स पर भारत के इस बढ़ते हुए कद को लेकर? देखिए अंचल, प्रधानमंत्री ने एक बात कही है, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। तो आज ये हमारे हिंदुस्तानी फोर्सेस के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार है, लेकिन भारत अब करीब 100 कंट्रीज़ में मिलिट्री प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसलिए अब हम जब एक्सपोर्टर के तौर पे सामने आए हैं, तो हम ये चीज़ जो अब भारत में बना रहे हैं, हम दूसरे देशों को जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं। आज यहाँ पर जो यूएनटीसीसी का कॉन्क्लेव है, अभी कुछ देर में दोपहर बाद यहाँ पर वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स दर्शाए जाएंगे जो भारत के यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में अलग अलग देशों में इस्तेमाल किए गए हैं। सारे इंडिजिनस है, भारत में बनाए गए हैं, और भारत ने ऐलान किया है कि 30 से ज़्यादा जो मिलिट्री चीफ्स यहाँ पर आए हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो हम आपको वो प्रोवाइड भी करा सकते हैं। तो ये एक आत्मनिर्भर भारत की फौज का नज़ारा है, उसके साथ साथ एक तेजी से उभरते मिलिट्री एक्सपोर्टर का भी एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। चल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए इस बड़ी खबर पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर भी जुड़ेंगे एक और खबर के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ पंच। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार एमडीएच बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली एमडीएच मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर फिर से संघर्ष हुआ, जिसमें अफगानी सीमा चौकियों को काफी क्षति पहुंची। इस घटना ने दोनों देशों के बीच जो पहले से ही तल्खी मौजूद थी, तनाव मौजूद था, उसे और बढ़ा दिया। सीमा पर हुई इस झड़प ने क्षेत्र में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़प हुई और इसीलिए जंग पर फिलहाल ब्रेक लगता हुआ नजर आया, क्योंकि सीज फायर के लिए घुटनों के बल आया पाकिस्तान और 48 घंटों का सीज फायर लागू है। लेकिन आखिरकार अफगानों से क्यों डरा पाकिस्तान और क्यों गिड़गिड़ाया, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। तो 48 घंटों का सीज फायर लागू किया गया है, और सीज फायर के लिए अगर हम देखें तो दोनों देश राजी हुए,
और दोनों देश क्यों राजी हुए? क्योंकि भीषण झड़पों के बाद इस पर आम सहमति बनी। दोनों देश अपने अपने दावे कर रहे हैं, खास तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। दूसरे पक्ष ने सीज फायर का अनुरोध किया, ऐसी खबर है। तालिबान ने सेना को कहा कि पहल ना करें, और हमला पाकिस्तान की जो विदेश मंत्रालय का ये बयान आया, 48 घंटों के लिए अस्थाई युद्ध विराम जो है इसे लागू किया गया, और जब तक कि फर्दर इंफॉर्मेशन यानी कि अगली सूचना नहीं मिलती तब तक के लिए बॉर्डर भी बंद रहेंगे। हवाई हमले, जमीन लड़ाई के बाद ये सीज फायर जो है उसे लागू किया गया है। साफ तौर पर यह है कि तल्खी लगातार दोनों देशों के बीच बढ़ रही थी बॉर्डर एरियाज में, कई इलाकों में, और अब उसमें और तनावपूर्ण स्थिति आ गई है। लेकिन अगर हम वर्ष 2021 की बात करें, उसके बाद सबसे बड़ी भीषण झड़प इसे माना गया, क्योंकि गोलीबारी धमाके की वजह से बॉर्डर भी बंद है। दर्जनों निर्दोष जो नागरिक हैं उनकी जान गई है, और बुधवार को सीमा पर हुई है भारी गोलीबारी। दर्जनों नागरिक और सैनिकों की मौत हुई इस पूरी घटना में। 12 से ज्यादा अफगानी मारे गए। तालिबान पाकिस्तान के जो इस हमले हैं इसमें 100 लोग घायल हुए, लेकिन पाकिस्तान का दावा क्या है? उसने कहा कि हमारे 4 नागरिक इसमें घायल हैं। अफगानिस्तान की बॉर्डर पोस्ट तक को उड़ा दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के वीडियो इस बात की पुष्टि नहीं करते, ऐसा रॉयटर्स का मानना है। और पिछले सप्ताह भी कुछ ऐसी ही भीषण झड़प हुई थी। तालिबान शासन के बाद अगर हम देखें, इससे सबसे बड़ी झड़प अब तक की माना जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर वहां पर बंद कर दिए गए हैं। तो अब सीमा पर ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, और बॉर्डर पर जो पाकिस्तानी चौकियां हैं उन्हें बंद किया गया है, और ट्रकों में जो पड़ा हुआ माल है, जो पहुंचना है, उसकी आवाजाही क्योंकि अब बाधित है, तो लाखों का माल जो है उसका नुकसान हो रहा है, वो सड़ रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह ठप है। सीमा पर फंसे सैकड़ों मालवाहक ट्रक जो हैं उसमें माल भी खराब हो रहा है, और लाखों का नुकसान भी झेला जाएगा अब दोनों देशों द्वारा। इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आखिरकार पाकिस्तान को अपने घुटनों पर क्यों आना पड़ा इस सीज़फायर के लिए, और ये जो तनाव की स्थिति है आप कब तक नॉर्मलसी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं? देखिए, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो न तो ब्रिटिश के सामने झुका, ब्रिटिश के साथ भी लड़ाई उनकी हुई और वो जीते। यूएसएसआर जो रूस सोवियत संघ था, सोवियत संघ के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान ने और जीत गए। उसके बाद अमेरिका ने भी वहां अपना अड्डा जमाने की कोशिश की, अपना शासन स्थापित करने की कोशिश की प्रॉक्सी रूप से, लेकिन उसके बाद भी वो अमेरिका को भागना पड़ा। तो अफगानिस्तान इस तरीके से हार्डेंड जो होते हैं कि फाइटर्स का देश है। और वैसे में पाकिस्तान की कोशिश लगातार ये रहती कि वो अफगानिस्तान को एक कॉलोनी के रूप में, अपने एक उपनिवेश के रूप में उसे ट्रीट करे, और वो चाहता है कि अफगानिस्तान का जो भी शासन आए वो अब पाकिस्तान के बताए हुए रास्ते पर चले, और पाकिस्तान जिस तरह की रणनीतिक जरूरतें चाहता है उसी पूरा करे। लेकिन तालिबान इस बार जब सत्ता में आया है तो उसको यह महसूस हो रहा है कि उसको पाकिस्तान के साथ रहने में नुकसान है, क्योंकि वो भी अब चाहता है कि वो दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंध और संपर्क बढ़ाए, और इसे पाकिस्तान नहीं चाहता है। और लगातार पाकिस्तान के अंदर भी एक तरीके का विद्रोह है, जो कि या तो पठान विद्रोह कर रहे हैं या बलूच विद्रोह कर रहे हैं। दूसरी तरफ से तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो कि एक तरीके से कहे कि एक समय पाकिस्तान ने ही इसे चारा दिया और वो अब पूरी पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलों में इतना घिरा हुआ है, और बगल का अफगानिस्तान उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान इस संकट में है कि जब झड़प हुई बॉर्डर पे, जो डोरल लाइन है, डोरल लाइन को कहीं अफगानिस्तान नहीं मानता, कहीं पाकिस्तान नहीं मानता, तो एक विवादित लाइन है। बहुत लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान का कहना है कि आईएसआईएस का एक ग्रुप है, खोरसान ग्रुप, उसे पाकिस्तान बढ़ावा देता है अफगानिस्तान के अंदर हमले करने के लिए। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और इसमें झड़पें हुई हैं, हवाई हमले किए हैं पाकिस्तान ने भी, और अफगानिस्तान से भी उसका पूरी तरह जवाब दिया गया है। कुछ टैंक भी रिपोर्टें ऐसी कि पाकिस्तान के टैंक पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। एक चीज संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, क्योंकि बॉर्डर बंद है, लाखों करोड़ों का माल वहां पड़ा सड़ रहा है, ऐसे में किस तरह से बॉर्डर और चौकियां क्योंकि बंद की गई हैं, इसको लेकर कोई रूपरेखा तैयार की जाएगी?
देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है वो जिसको कि व्यापार की चिंता नहीं रहती है। आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी अभी आए थे, तो मुत्तकी ने भी कहा था कि पाकिस्तान को जो लैंड रूट है, लैंड रूट को खोलना चाहिए, जो भारत की तरफ से लैंड रूट जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान का लगातार, आज से नहीं, एक दशक हो गए, पाकिस्तान लगातार कभी लैंड रूट खोलता है, कभी लैंड रूट बंद कर देता है। उनकी अपनी मर्जी पे निर्भर है और इससे सबसे ज्यादा क्षति जो होती है वो अफगानिस्तान को झेलनी पड़ती है। तो इस बात से भी अफगानिस्तान काफी खफा है और काफी कह सकते हैं कि उसका गुस्सा भी पाकिस्तान पे उतरता है। और ये पाकिस्तान की बहुत ही सोची समझी रणनीति होती है कि अफगानिस्तान को इस तरीके से क्लोज कर दिया जाए, लैंडलॉक्ड कंट्री है कि ताकि उस तक कोई सहायता ना पहुंचे। तो यह जो है वो बहुत ही गंभीर बात है और किसी भी लैंडलॉक्ड कंट्री को रास्ता देना होता है जिसका कि पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे 2 बजे कुछ और नए मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।